दोस्तों नमस्कार। मैं ताराचंद शर्मा एडवोकेट अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों जब हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसमें जो बैनामा होता है उससे पहले क्रेता और विक्रेता के मध्य में एक एग्रीमेंट निष्पादित होता है। दोस्तों अब वो जो एग्रीमेंट है उसमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसकी अनुपालना कैसे की जाएगी, उसमें टाइम बाउंड कितने, बैनामे का समय कितना है, वो सारी चीजें मेंशन की हुई रहती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती है कि मजबूरन हमें उस एग्रीमेंट को कैंसिल कराना पड़ता है। दोस्तों तो दोस्तों ये मेरा जो वीडियो है क्रेता और विक्रेता यानी दोनों के लिए है संयुक्त रूप से। और आज के वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि कोई भी रजिस्टर्ड एग्रीमेंट या जो नोटराइज्ड एग्रीमेंट है किन किन परिस्थितियों में आप कैंसिल करा सकते हैं। दोस्तों दोस्तों मान लो अगर आपने कोई एग्रीमेंट किया है, एग्रीमेंट को कैंसिल या निरस्त कैसे कराएं, हाउ वी कैन कैंसिल द एग्रीमेंट। तो नेक्स्ट होता है सबसे पहले दोस्तों कोई प्रॉपर्टी होती है और प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त के लिए एग्रीमेंट लिखा जाता है। दोस्तों एग्रीमेंट एग्रीमेंट लिखा जाता है। एग्रीमेंट में सौदा कितने रुपए में, एडवांस जो आपने दिया कितना दिया, उसकी समयावधि कितनी है और बैनामा कब करना है, उसके बाद में बैनामा निष्पादित होता है। दोस्तों अब यहां परिस्थिति क्या आ जाती है कि एग्रीमेंट कभी कभी, जैसे एग्रीमेंट को किसी ने आपसे धोखे से करा लिया है, अगर आप प्रॉपर्टी के ओनर हैं और आपसे धोखे से किसी ने एग्रीमेंट करा दिया है तो जो विक्रेता है वो एग्रीमेंट को कैंसिल करा सकता है। दोस्तों धोखे के आधार पर उसको ये साबित करना पड़ेगा कि मेरे साथ ये धोखा किया है। नेक्स्ट जो आता है सौदा ज्यादा का और एग्रीमेंट में कम कीमत लिखी हुई है, यानी स्टाम्प चोरी करने के उद्देश्य से कभी कभी क्या करता है परचेजर, मान लो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी का सौदा हुआ और उसमें सरकारी मालियत जो आ रही है मान लो 50 लाख, तो एग्रीमेंट जो होता है वो 50 लाख रुपए का एग्रीमेंट कर दिया और उसमें कुछ बयाना दे दिया और बाद में यह स्थिति खड़ी होती है भाई मेरा तो सौदा मात्र 50 लाख रुपए का हुआ था, 1 करोड़ का नहीं हुआ था। दोस्तों ऐसी स्थिति में अगर आपके पास एक सही सौदे का कोई एफिडेविट नोटराइज्ड है, अलग से एग्रीमेंट है, तो इसके बिहाफ पे आप कह सकते हैं नहीं जी मेरा सौदा तो 1 करोड़ का था और ये मेरे पास दस्तावेज है, लेकिन इसने स्टाम्प चोरी करने की गरज से ये सब किया है, वो इस आधार पर भी एग्रीमेंट को कैंसिल करा सकता है विक्रेता। दोस्तों नेक्स्ट आता है अगर कोई एग्रीमेंट किसी व्यक्ति ने 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे से करा लिया है। भाई 18 वर्ष जो कॉम्पिटेंट एज होती है किसी बच्चे की जो इस दस्तावेज को एग्जीक्यूट कर सकता है, लेकिन अगर किसी की उम्र 18 वर्ष से कम है या वो कोई पागल है और या नशे की हालत में है, अगर इन 3 स्थितियों में भी अगर किसी ने कोई एग्रीमेंट करा लिया है इनसे, पागल से, 18 वर्ष के कम आयु के बच्चे से या नशे की हालत में, तो भी ये व्यक्ति या तो इसका गार्जियन, नाबालिग का, पागल का गार्जियन जो भी होगा, या नशे की हालत वाला व्यक्ति स्वयं इस एग्रीमेंट को कैंसिल करा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट आता है समय पर फंड की व्यवस्था न होने पर। दोस्तों ज्यादातर कभी कभी ऐसा होता है कि एग्रीमेंट करा लिया और बयाना दे दिया और उसमें बैनामे की डेट भी ये लिख दी कि फलानी तारीख को बैनामा हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में अगर परचेजर के पास फंड की व्यवस्था नहीं है तो वो क्या करता है, आपको नोटिस देगा, एग्रीमेंट के परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो टाइम पास करने का अपना जुगाड़ देखेगा किसी ना किसी तरीके से कि साहब बंटवारा नहीं हुआ प्रॉपर्टी का, बंटवारा करा के मेरे हक में बैनामा कर दें या डिमार्केशन करा दें। अभी एक मैटर आया था उसमें प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, अब लास्ट में पैसे की व्यवस्था नहीं है, अब परचेजर करा नहीं जी प्रॉपर्टी की मेड़बंदी करा के दो, डिमार्केशन करा के दो, इसका तो कोर्ट से डिमार्केशन कराओ तो हम प्रॉपर्टी को परचेज करेंगे। तो इस तरह की जो समस्याएं कभी कभी आ जाती है, तो ऐसी समस्याओं को वो टाइम लेना चाहते हैं आपसे, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर परचेजर के पास फंड की व्यवस्था नहीं है और वो समय से बैनामा नहीं करा रहा है, आप नोटिस दें, नोटिस दे के अपनी हाजिरी नोट कराएं और हाजिरी नोट कराने के बावजूद फिर एक नोटिस दें उसको कि या तो आप बैनामा करा लें और नहीं तो हम एग्रीमेंट को कैंसिल करा रहे हैं। अगर वो फंड की व्यवस्था नहीं कराता और अपने हक में बैनामा नहीं कराता तो आप क्या कर सकते हैं, उस एग्रीमेंट को कैंसिल कराने के लिए जो सेलर है वो मुकदमा दायर कर सकता है। अगर सेलर ने मुकदमा दायर नहीं किया है तो ये 3 साल तक जीवित रहेगा एग्रीमेंट, वो 3 साल के अंदर अंदर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का दावा खड़ा कर सकता है और वहां आपको बहुत ही बड़ी आर्थिक हानि हो सकती है। दोस्तों नेक्स्ट है
कि अगर जो सेलर है प्रॉपर्टी का, उसने कोई बात आपसे छिपाई है परचेजर से कि प्रॉपर्टी को किसी मुकदमे में, किसी लिटिगेशन में सेल ऑफ करने से रोक दिया गया है, और इस बात को जो विक्रेता है प्रॉपर्टी का वो जानता है कि वह स्टे है उसकी प्रॉपर्टी पर, लेकिन उसके बावजूद भी खरीदार से बातें छुपाते हुए उसने खरीदार के हक में एग्रीमेंट कर दिया है। तो जैसे ही खरीदार को इस बात की जानकारी होती है कि भाई कोर्ट से इस पर स्टे है, तो जो प्रॉपर्टी का परचेज है जिसके हक में एग्रीमेंट हुआ है, वो भी एग्रीमेंट को कैंसिल कराने के लिए दावा दायर कर सकता है दोस्तों। नेक्स्ट है साझे द्वारा बेचने से मना करना। अगर कोई प्रॉपर्टी दो लोगों की शामिलित है, दो या चार लोगों की शामिल है, और उसमें से एक ने एग्रीमेंट कर दिया है सबकी तरफ से, तो ऐसी स्थिति में अगर जो अन्य हिस्सेदार हैं और वो प्रॉपर्टी को बेचने से मना कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी एग्रीमेंट को कैंसिल कराया जा सकता है, चाहे सेलर कराए या परचेजर कराए। अब दोस्तों नेक्स्ट आता है जबरन डरा धमकाकर। अगर प्रॉपर्टी ओनर से किसी के द्वारा प्रॉपर्टी जबरन उसको थ्रेटिंग करके, जान से मारने की धमकी देकर, किसी तरह से भी अपने हक में उसकी प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट करा लिया है, तो जो प्रॉपर्टी का ओनर है वो भी एग्रीमेंट को कैंसिल करा सकता है। नेक्स्ट आता है कभी कभी दोस्तों क्या होता है, एग्रीमेंट में गलत प्रॉपर्टी का हवाला दे दिया जाता है कि सेलर जो है किसी अन्य प्रॉपर्टी को बेचना चाहता है, लेकिन उसमें जो प्रॉपर्टी का गलत हवाला दे दिया गया है, यह सौदा सेलर ने अपनी किसी प्रॉपर्टी का किया और बाद में वो कहने लगा कि साहब उसने गलत बयानी लिख दी कि साहब ये प्रॉपर्टी थी और एग्रीमेंट में ये आ गई। तो इनमें से सेलर या परचेजर कोई भी इस आधार पर भी एग्रीमेंट को कैंसिल करा सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट होता है दोस्तों प्रॉपर्टी अन्य के नाम। प्रॉपर्टी किसी अन्य के नाम है, कोई वसीयत कर गया किसी के लिए, वसीयत से म्यूटेशन नहीं हुआ, और उसके बाद में अगर किसी व्यक्ति ने विरासत के आधार पर म्यूटेशन करा के प्रॉपर्टी को बेच दिया है और वसीयत के आधार पर अन्य कोई प्रॉपर्टी का मालिक है, तो ऐसी स्थिति में भी परचेजर जो है उस एग्रीमेंट को कैंसिल करा सकता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों अगर प्रॉपर्टी हाथ से चली जाती है या ओनर प्रॉपर्टी का मालिक नहीं रहता है, किसी लिटिगेशन में, लिटिगेशन कोई चल रहा है और किसी तरह से कोई मामला ऐसा आता है, प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट कर दिया गया हो और उसके बाद में प्रॉपर्टी हाथ से निकल जाती है, तो ऐसी संविदा की अनुपालना नहीं हो सकती, असंभव चीज हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में भी एग्रीमेंट को कैंसिल कराया जा सकता है। अब आता है नेक्स्ट कि पहला कोई एग्रीमेंट अगर हुआ पड़ा है, विक्रेता ने पहले अन्य किसी के साथ कोई प्रॉपर्टी सेल का एग्रीमेंट कर दिया है और दोबारा किसी दूसरे व्यक्ति के साथ एग्रीमेंट कर दिया है, तो जैसे ही इस दूसरे व्यक्ति को यह पता लगागा पहला एग्रीमेंट हुआ पड़ा है, तो इसमें क्या करेगा, परचेजर एग्रीमेंट को कैंसिल करा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट है एग्रीमेंट की शर्तों का उल्लंघन या पालना। एग्रीमेंट में बहुत सारी शर्तें दी गई होती है, अगर कोई भी पक्ष एग्रीमेंट की शर्तों की अवमानना नहीं करता है तो दूसरा जो पक्ष है उस एग्रीमेंट को कैंसिल कराने के लिए स्वतंत्र होगा दोस्तों। बिना न्यायालय की परमिशन के नाबालिग की संपत्ति की बाबत, अगर अब देखा गया है ज्यादातर कभी कभी क्या होता है कि माता पिता नाबालिग की संपत्ति को अपने आप को बली कहते हुए और सीधा सीधा सेल ऑफ कर देते हैं और उसका एग्रीमेंट कर देते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये गलत है, क्योंकि नाबालिग की प्रॉपर्टी बिना कोर्ट की परमिशन के नहीं बिक सकती, ये बिल्कुल स्पष्ट मान लें, वेल सेटल्ड लॉ है। अगर न्यायालय की परमिशन के बिना किसी ने नाबालिग की प्रॉपर्टी की बाबत एग्रीमेंट कर दिया है, तो या तो परचेजर उस एग्रीमेंट को कैंसिल करा सकता है या नाबालिग का जो भी शुभचिंतक है उस एग्रीमेंट को कैंसिल करा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट फ्रेंड बनते हुए प्रॉपर्टी बंधक होना, अगर प्रॉपर्टी बंधक है, उस पर कर्ज है बैंक में या किसी वित्तीय संस्था में, ऐसी स्थिति में भी एग्रीमेंट को कैंसिल कराया जा सकता है दोस्तों। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। एक और बता दूं कि अगर एग्रीमेंट जो है नोटरी से हुआ है और उस एग्रीमेंट को अगर कैंसिल कराया जा रहा है, तो दोनों पक्षों के द्वारा एक अलग से स्टाम्प पेपर पर यह लिखा पड़ी होगी कि ये जो एग्रीमेंट है इसको हम खंडित करते हैं, फलानी तारीख को हुआ था, या इसको एक नोटिस दे दिया जाता है जो भी कैंसिल कराता है एक तरफा, क्योंकि अगर दोनों पार्टियों में कोई विवाद है तो ये कह देगी कि फलानी तारीख को जो एग्रीमेंट हुआ था हमारा कोई अनुबंध नहीं है, ये आपने शर्तों का उल्लंघन किया है, तो ये भी नोटरी से ही होना चाहिए। और अगर कोई रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है तो उसको या तो कोर्ट के माध्यम से या उसका रजिस्ट्री ऑफिस में जाके खंडन कराने के माध्यम से उसको निरस्त किया जा सकता है। जब खंडन वाली बात आती है वहां दोनों पक्षों की सहमति से वह एग्रीमेंट को कैंसिल कराया जा सकता है।
दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगले वीडियो में एक नई कानूनी जानकारी के साथ साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।